गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का टारगेट पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज का जो सेशन है हमारा वो अप्लाइड फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड है और इस सेशन में हम लोग अप्लाइड फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स यूनिट 1 से हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 जो है आपका प्यारे बच्चों वो क्या है? यूनिट 1 है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। ये अप्लाइड फिजिक्स का बेसिक पार्ट है जिसमें आप लोग को जानना है कि कितने तरीके के यूनिट होते हैं, मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं, मेजरमेंट में क्या क्या एरर आता है, एरर परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहले हमारा टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको हम लोग मेजर कर सके, जिसको हम लोग माप सके, जिसको हम लोग नाप सके, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। अब मेजर करने में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? या तो माप सके, हाँ, या फिर नाप सके या फिर तौल सके। ठीक है, तो ऐसी सभी राशियां जिसको हम लोग माप सके, नाप सके या फिर तौल सके, उसको हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसको हिंदी में कहते हैं भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां। ठीक है, मतलब वे सभी राशियां जिसको हम लोग माप सकते हैं उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली हम दो तरीके का फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, अब कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है हमारा, लेंथ को हम लोग माप सकते हैं। मास को हम लोग तौल सकते हैं, तो मास भी हमारा क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। टाइम भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर है, टेम्परेचर है, करंट है एंड रेसिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम लोग क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई मतलब बांटते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। तो पहला पार्ट प्यारे बच्चों होता है हमारा फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटी, या फंडामेंटल को ही हम लोग कहते हैं बेस क्वांटिटी। क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी। ठीक है, दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक पार्ट हमारा होगा फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर उसी को हम लोग कहते हैं बेस क्वांटिटी, और दूसरा हमारा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हमें यह समझना है कि इस दोनों में अंतर क्या है, इस दोनों में अंतर क्या है। तो फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो स्वतंत्र होता है, वह किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं करता है, वह किसी दूसरी राशि पे निर्भर नहीं करता है, उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी, इसको डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी does not depend on any other quantity, ठीक है, is called fundamental quantity, is called fundamental क्वांटिटी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हमने कि द फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड को कैसे लिखेंगे हम लोग? डिराइव्ड क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहते हैं जो अपना वैल्यू लाने के लिए
किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। चलिए हम लोग अभी सबसे पहले एक बार फंडामेंटल को फिर से लिख लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को कहते हैं, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऑल दोज क्वांटिटीज which do not depend on any other quantity is called fundamental quantity. ठीक है, मतलब वैसा भी राशियां जो किसी अन्य राशि पे डिपेंड नहीं करे उसको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, है ना, जो किसी पर निर्भर नहीं करती हो, तो ऑल दोज क्वांटिटी which are independent is called fundamental quantity। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली आप इसको ये समझिए कि ऐसी राशियां जो स्वतंत्र है या किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करती हैं, वैसी राशियों को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी राशियां कौन कौन सी है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है या फिर स्वतंत्र है। तो ये राशियां जो है हमारे पास ऐसी 7 राशियां हैं बच्चों, ऐसी 7 राशियां हैं जो कि फंडामेंटल है और वो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो कौन कौन सी राशियां हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला है प्यारे बच्चों, पहला है हमारा लेंथ। पहला क्या है? लेंथ। पहला है हमारा लेंथ, और लेंथ को बच्चों हम लोग यूनिट मीटर से लिखते हैं, मीटर से, और इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं एम से, छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल आपके पास जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर which are independent or we can say they are not dependent on any other quantities। तो पहला है लेंथ। दूसरा बच्चों मास हो जाएगा। मास को हम लोग किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल होता है केजी। नेक्स्ट है टाइम। टाइम को हम लोग सेकंड यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिंबल एस से लिखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में यूनिट लिखते हैं और इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों यूनिट क्या होता है? एम्पियर, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 5 एम्पियर 10 एम्पियर का स्विच है, 1 एम्पियर का 2 एम्पियर का स्विच है। तो करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं और डिनोट हम लोग ए से करते हैं। क्लियर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है बच्चों उसको हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका डिनोट कैसे करेंगे? MOL। नेक्स्ट आता है बच्चों ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसका यूनिट हमारा होता है कैंडेला और इसको रिप्रेजेंट करते हैं CD से, क्लियर? तो हमारे पास कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? तो हम लोग लिखेंगे वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल क्वांटिटी में ही 2 तरीके के क्वांटिटी आते हैं, एक बेसिक क्वांटिटी और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे RAD स्मॉल में। फिर नेक्स्ट आएगा बच्चों सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिनोट हम लोग SR से करते हैं।
अब आपके पास ये प्रश्न उठेगा बच्चों कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल में क्या डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ इसका हम देने का कोशिश करेंगे आपको। देखिए, तो प्लेन एंगल जो होता है बच्चों, प्लेन एंगल ये फॉर 2D ऑब्जेक्ट होता है, फॉर 2D ऑब्जेक्ट। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 2D मतलब बच्चों 2 डायमेंशनल। और सॉलिड एंगल की बात करें बच्चों, सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल जो होता है बच्चों वो फॉर 3D ऑब्जेक्ट होता है, फॉर 3D ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब आपसे यदि कोई डेफिनेशन पूछे कि ये बताओ बच्चों कि प्लेन एंगल किसको कहते हैं, तो प्लेन एंगल जो होगा बच्चों, प्लेन एंगल होगा वो होगा एंगल, एंगल मेड बाय आर्क, आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। कह रहा है कि प्लेन एंगल जो होता है वो आर्क, आर्क समझ रहे बच्चों, आर्क, आर्क समझ रहे हैं, चाप, चाप जो केंद्र पर कोण बनाती है और उस चाप की लंबाई कितनी होगी, चाप की लंबाई उतनी ही होगी जितनी सर्किल का रेडियस होगा। ठीक है, यानी ऐसी चाप जिसका लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, अगर वो चाप केंद्र पे जितना एंगल बनाती है उसको हम लोग कहेंगे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो देखिए कैसे हम लोग इसको और क्लियरली कैसे समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया, ये हमारा सर्किल हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब सर्किल में हमारा, सर्किल में क्या है, एक हमारा सेंटर होगा, सर्किल में हमारा क्या होगा, सेंटर होगा। तो सपोज करिए ये सेंटर है, ये हमारा सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि चाप के द्वारा, चाप के द्वारा, चाप हमारा कहाँ से कहाँ तक है उसको देखते हैं। मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना बच्चों, यहाँ से यहाँ रेडियस है, रेडियस कितना है, देखिए ये हो गया हमारा रेडियस, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, अब देखिए इस रेडियस, ये रेडियस हो गया। अब जो हम चाप लेंगे प्यारे बच्चों, चाप की लंबाई कितने लेंगे, ये चाप है हमारा, ये चाप हो गया, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की या जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई यदि हम मान ले कितना है बच्चों, रेडियस के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है, तो ये जितना कोण बनाएगा सेंटर पे, ये जितना कोण बनाएगा सेंटर पे, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों एक रेडियन। क्या कहते हैं, एक रेडियन, RAD, RAD। तो कैसे डिफाइन कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए, एंगल मेड बाय आर्क, एंगल मेड बाय आर्क, आर्क चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, जब चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर हो तो उस कोण को हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। एंगल मेड बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, इज कॉल्ड प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। प्यारे बच्चों क्लियर है यहाँ तक। अब सॉलिड एंगल को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड एंगल को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको आप लोग एक बार ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्लियर है, खुद से आप, ये होमवर्क रहा कि आप सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, ये हमें आप बताइएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा डिराइव्ड यूनिट आता है। क्या आता है बच्चों, हमने फंडामेंटल यूनिट को देख लिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हमने देख लिया। अब दूसरा आता है हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए डिराइव्ड, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों इसको, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, नाम से क्लियर है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ नाम से क्लियर है। डिराइव्ड मतलब क्या होता है बच्चों, किसी अन्य क्वांटिटी की सहायता से जब हम फिजिकल क्वांटिटी को लाते हैं तो ऐसी राशियां को हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो ये क्या क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल दोज क्वांटिटीज, ऑल दोज क्वांटिटीज, क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटी
ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहाँ से लाते हैं उसको? ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी all those quantity obtained from fundamental quantity is called derived quantity ठीक है। मतलब वे सभी राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से प्राप्त की जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखें तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? स्पीड, ठीक है, या वेलोसिटी, ठीक है, या एक्सेलरेशन, ठीक है, वर्क, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। ये सारी राशियां जो है, ये सारी राशियां हमारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अब ये कैसे आएंगी, ये हमारा मेन मुद्दा है, ये कैसे आएगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, अभी हम बात करेंगे कि जो भी हमने एग्जाम्पल आपको दिए हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, उसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे, मतलब उसको प्राप्त कैसे करेंगे। तो आइए, सबसे पहला हमने बच्चों लिखा था स्पीड, कि स्पीड जो है हमारा क्या है? स्पीड हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो कैसे ये हमारा आएगा? तो स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होता है बच्चों क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है बच्चों? एक प्रकार का लंबाई है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको क्या लिखेंगे? मीटर। लंबाई को हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस और टाइम जो है आपका वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्योंकि हमने देखे थे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये सारे क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये दोनों हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, इस दोनों की सहायता से हम स्पीड को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए हमारा स्पीड जो है प्यारे बच्चों, ये हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो हम लिख सकते हैं स्पीड बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, m s टू दी पावर -1। क्यों? क्योंकि s नीचे है, यदि हम उसको ऊपर ले जाएंगे तो s का पावर -1 हो जाएगा। देखिए कैसे? यदि हम 1/x लिखते हैं तो इसको x का पावर -1 लिख सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, स्पीड को हमने प्रूफ किया कि स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एज it is obtained by using fundamental quantities. That's why speed may be called as derived quantity. अब आइए वेलोसिटी को भी देखते हैं हम लोग। हमने लिखा था वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों क्या होता है? एक तरीके का लेंथ है, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? हमारा मीटर, और टाइम का सेकंड। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी बराबर क्या आ जाएगा? m s टू दी पावर -1। तो ये भी हमारा क्या होगा? डिराइव क्वांटिटी हो गया। क्यों डिराइव हुआ? क्योंकि ये लेंथ और टाइम से मिलकर बना है, और लेंथ और टाइम जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। और जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी को प्राप्त करते हैं तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। अब आइए, अब हम लोग आते हैं कुछ और क्वांटिटी हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं फोर्स को देखते हैं। अब बताइए, फोर्स हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर डिराइव्ड क्वांटिटी है? तो फोर्स जो है हमारा बच्चों क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि फंडामेंटल तो मात्र 7 ही क्वांटिटी है, ठीक है। फंडामेंटल में जो बेसिक क्वांटिटी 7 है और सप्लीमेंट्री में 2 है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप बेसिकली ये कहेंगे कि वी हैव ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन से हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, फोर्स बराबर बच्चों क्या होता है? हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन।
क्लियर है, यही होता है। क्लियर, आप ऐसे लिखते भी होंगे F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर। अब देखिए, हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता नहीं है, एक्सेलरेशन का हमने अभी डिराइव नहीं किया, तो सबसे पहले हम लोग एक्सेलरेशन का डिराइव कर लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बच्चों होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का यूनिट हम लिखेंगे यहाँ पे। वेलोसिटी का यूनिट बच्चों अपने पास होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड हो जाएगा। इसको यदि हम लिखेंगे बच्चों तो ms⁻⁻1 अपॉन s, यदि हम s को ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1, और फिर इसका भी -1 आएगा तो ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ms⁻²। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी डिराइव क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों होगा डिराइव, क्योंकि हमने इसको फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से एक्सेलरेशन को प्राप्त किया है, इसीलिए ये हमारा डिराइव क्वांटिटी हो जाएगा। अब बच्चों बढ़ते हैं हम लोग फोर्स की तरफ। तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आपको याद होगा, देखिए मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास को हम लोग यहाँ पे देखिए बच्चों किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, मास की जगह पे लिखेंगे किलोग्राम। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का हमने क्या डिराइव किया बच्चों, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m/s²। तो यहाँ से लिख सकते हैं m/s²। m क्या है, यहाँ पे मीटर है, और यहाँ पे m जो है वो मास है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आपका इच्छा करे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड स्क्वायर नीचे था, उसको यदि ऊपर करेंगे तो इसका पावर -2 लिख सकते हैं। तो फोर्स का आपने देख लिया डिराइव यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको बच्चों हम लोग न्यूटन भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, न्यूटन भी, मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग एक टर्म न्यूटन भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। चलिए, अभी मैं मोमेंटम आपको दे रहा हूँ, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में आप बताइए, मोमेंटम के बारे में बताइए। मोमेंटम भी हमारा एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब मोमेंटम को कैसे डिराइव करेंगे, तो मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है चेंज इन mv। मोमेंटम क्या होता है बच्चों, मोमेंटम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को प्यारे बच्चों किससे लिख सकते हैं, ये m जो है बच्चों क्या है, m है आपको मास, ध्यान रहे यहाँ पे मोमेंटम बराबर हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर, तो मास का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो केजी से। और वेलोसिटी का हमने डिराइव किया था प्यारे बच्चों, देखिए वेलोसिटी का हमने डिराइव किया मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। तो हमारा मोमेंटम का यूनिट क्या आ गया, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये भी हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए केजी हमारा फंडामेंटल था, मीटर हमारा फंडामेंटल था, सेकेंड हमारा फंडामेंटल था। तो हमने इस 3 फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से मोमेंटम को प्राप्त किया, इसीलिए मोमेंटम हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आ गया समझो बच्चों। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में आपको कंसेप्ट आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग बच्चों यूनिट के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं यूनिट के बारे में कि यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो
यूनिट, यूनिट बेसिकली क्या होता है बच्चों, देखिए यूनिट के बारे में हम लोग लिखते हैं। यूनिट क्या होता है, तो बच्चों किसी भी चीज़ को जब हम मेज़र करते हैं या तौलते हैं या फिर नापते हैं, तो हमारे पास कोई एक यूनिट होता है जिसकी सहायता से हम उसको मेज़र करते हैं। यदि लेंथ को मेज़र करना हो तो हम लोग मीटर की सहायता से उसको मेज़र करते हैं। यदि किसी वस्तु को तौलना हो तो केजी की सहायता से उसको तौलते हैं। ठीक है, तो हम जिस वस्तु की सहायता से नापते हैं या तौलते हैं उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। तो यूनिट को डिफाइन कैसे करेंगे, यूनिट क्या है बच्चों, यूनिट इज अ रेफरेंस पैरामीटर। रेफरेंस पैरामीटर एक पैमाना है। रेफरेंस क्या है बच्चों, एक पैमाना है, एक पैमाना है। रेफरेंस पैरामीटर बाय व्हिच वी मेजर, by which we measure physical quantity, physical quantity। क्लियर, मतलब यूनिट एक ऐसा पैमाना है जिसकी सहायता से हम लोग भौतिक राशियों को मापते हैं, भौतिक राशियों को मापते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, देखिए ऐसे लिखते हैं Q, Q बराबर N इंटू U। ठीक है, जहां पे N क्या है बच्चों, N हमारा है, N हमारा है, N क्या है प्यारे बच्चों, N जो है हमारा वेयर N बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू, M बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U बराबर यूनिट। अब आप समझने का कोशिश करिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। जैसे 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 कोई वस्तु है, उसको हमने लिखा 5 kg, हमने क्या लिखा प्यारे बच्चों, 5 kg। तो यहाँ पे देखिए n की जगह पे क्या आ गया, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, और u की जगह पे क्या है, kg। kg क्या है, हमारा यूनिट है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को तौलते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे दे दे बच्चों 2 मीटर, 2 मीटर, तो 2 हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है और m है मीटर। दैट मीन्स लेंथ को मापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे Q इक्वल टू एन यू। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ सिस्टम है, कुछ सिस्टम है। यानी यूनिट जो है, कई तरह के यूनिट होते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि हम किस यूनिट को इस्तेमाल करना चाहते हैं और कहाँ पे कौन सा यूनिट हमारा बेसिकली इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सबसे पहला है FPS सिस्टम। क्या है बच्चों, FPS सिस्टम। ठीक है, सबसे पहला है हमारा FPS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, तीसरा है MKS सिस्टम, और इसके बाद एक आता है हमारा बच्चों SI सिस्टम। तो हम बेसिकली 4 सिस्टम देख रहे हैं, 4 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट देख रहे हैं। पहला है FPS, दूसरा है MKS, तीसरा है CGS और चौथा है SI सिस्टम। ठीक है, तो 4 सिस्टम हम लोग देख रहे हैं। ये हम लोग कंसेप्ट के लिए 4 सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, बट बेसिकली हम लोग सिर्फ एक सिस्टम को याद रखेंगे और वो है हमारा SI सिस्टम, क्योंकि SI सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। SI सिस्टम जो है हमारा वो लगभग ग्लोबली हर एक कंट्री में इस्तेमाल होता है। SI सिस्टम लगभग हर एक कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में SI सिस्टम की सहायता से ही मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, नापते हैं या फिर तौलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग तीनों को डिटेल में देखते हैं। FPS क्या होता है बच्चों, तो FPS मतलब होता है बच्चों जब आप F मतलब देखिए बच्चों क्या होता है, F मतलब होता है फुट, P मतलब होता है बच्चों, P मतलब होता है पाउंड, ठीक है, और S मतलब होता है सेकंड। ठीक है, S मतलब होता है सेकंड। तो जब आप लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, वेट को पाउंड में मेजर करते हैं, मतलब लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो जो सिस्टम हमें प्राप्त होता है वो होता है FPS सिस्टम। F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकंड। ठीक है, F जो है हमारा लेंथ के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में,
तो जो सिस्टम हमारा कहलाएगा वो होगा FPS सिस्टम। तो इसको डिटेल में मैंने लिखा है, देखिए, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग CGS सिस्टम। C फॉर सेंटीमीटर, C का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर। ठीक है, G फॉर ग्राम, ठीक है, S फॉर सेकेंड। तो जब आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, जब आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करें, ठीक है, मास को ग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो जो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट मिलेगा वो होगा CGS। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट आता है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में बच्चों क्या होता है, M होता है मीटर, M होता है मीटर, क्लियर। K होता है किलोग्राम, K से हो जाएगा किलोग्राम, और S से हो जाएगा सेकेंड। तो यदि आप लेंथ को मीटर में मेजर करें, मास को किलोग्राम में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो जो यूनिट मिलेगा हमको वो होगा MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा SI सिस्टम। तो हम लोग 4 सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, बट हम लोग इस्तेमाल जो है प्रायः वो SI सिस्टम ही करते हैं। SI सिस्टम में क्या कहता है, दिस सिस्टम इज वाइडली यूज्ड, दिस सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन ऑल मेजरमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। कह रहा है कि पूरी दुनिया में वृहद पैमाने पर SI सिस्टम को ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। द SI सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। जो SI सिस्टम है वो 7 बेसिक यूनिट पे डिपेंड करता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट पे डिपेंड करता है। बेसिक यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, तो बेसिक यूनिट जो है हमारा वो फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमने पढ़ा है उसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जो हमने पढ़ा है वही हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने देखा था क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने देखा था 7 बेसिक यूनिट था और दो सप्लीमेंट्री यूनिट था। 2 क्या था बच्चों, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट था 2। ठीक है, तो हमारा जो SI सिस्टम है वो 7+2 यूनिट पे काम करता है, और 7 हमारा है बेसिक यूनिट और 2 है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। ये कौन कौन से हैं, तो हमने देखा था लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये 7 आपका बेसिक क्वांटिटी हो गया, बेसिक यूनिट हो गया। और 2 में इधर आपने देखा होगा प्लेन एंगल एंड दूसरा क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में हमने आपको डेफिनेशन नहीं बताया है, तो ये आपको ढूंढ के लाना है। ऐसे मैं थोड़ा सा हिंट आपको देता हूँ कि सॉलिड एंगल किसको कहते हैं, तो सेंटर पे कोण बनाया गया है और वो किसके द्वारा बनाया गया होगा, तो एरिया ऑफ सर्किल के द्वारा, एरिया ऑफ सर्किल के द्वारा। और सर्किल का रेडियस क्या होगा, सर्किल का रेडियस के द्वारा जितना r होगा उस r के द्वारा जितना हमारा एरिया बनाया, जितना एरिया बनाया होगा, और वो एरिया सेंटर पे जितना कोण बनाएगा उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल यहाँ देखिए, सॉलिड एंगल कहेंगे एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय पाई आर स्क्वायर एरिया एट सेंटर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है, मतलब सॉलिड एंगल किसको कहेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल के द्वारा जो कोण बनाया गया होगा सेंटर पे उसको हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल।
क्लियर है? तो हमने 4 सिस्टम देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमने 4 सिस्टम देखा है उसमें अगले क्लास में हम लोग करेंगे कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्जन को हम लोग देखेंगे। जैसे मैं एक प्रश्न आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास दे दिया, एक न्यूटन को कन्वर्ट करना है, एक न्यूटन को कन्वर्ट करना है। एक न्यूटन जो है प्यारे बच्चों ये एसआई यूनिट में है, ठीक है, एसआई यूनिट में है। आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस यूनिट में। किसमें? सीजीएस यूनिट में। तो एक न्यूटन जो है कितना सीजीएस यूनिट में आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक न्यूटन को हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब सीजीएस में जब आप लेंगे, सीजीएस में जब आप लेंगे तो केजी की जगह पे यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, ठीक है। मीटर की जगह पे क्या होगा? सेंटीमीटर। और सेकंड की जगह पे सेकंड रहेगा। तो आपको जस्ट 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो आइए, एक तो रहने देंगे, केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो एक केजी यहाँ पे, इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों, इसका मतलब हो गया कि 1 केजी है, 1 मीटर है और नीचे में 1 सेकेंड है, ठीक है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे 1 केजी को, तो क्या हो जाएगा? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकंड, तो सेकंड ही रह जाएगा, तो 1 सेकंड यहाँ डाल देंगे। इक्वल टू कितना आएगा? देखिए 10 का पावर 3 और 10 का पावर 2, 10 का पावर 3 गुने 10 का पावर 2 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये हमारा सीजीएस में आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 5, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? यदि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना हो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 10 का पावर 5, ठीक है। हम न्यूटन को प्यारे बच्चों ये लिखते हैं, न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। उसी तरीके से सीजीएस सिस्टम में इस चीज़ को हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड को हम लोग डाइन लिखते हैं, 10⁵ dy NE। तो कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि आप बताइए 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा। आपको ये प्राय 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 10⁵ डाइन। अब ये ध्यान देना कि न्यूटन किस यूनिट में होता है? तो न्यूटन हमारा एसआई यूनिट में होता है और डाइन हमारा किस में होता है? तो सीजीएस यूनिट में होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? कल हम लोग बच्चों मिलेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला की बात करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।